गुड मॉर्निंग एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। ये एक चैप्टर है आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट चीज़ आप इसके बारे में लिखेंगे वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये देखिए नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, नाम मात्र मुखिया, ठीक है। वास्तविक मुखिया होता है आपका प्रधानमंत्री। नाम मात्र का मतलब है प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप भी कहा जाता है कि इसके सिर्फ साइन चलते हैं, इसकी सिर्फ मोहर चलती है, ठीक है। रियल लाइफ में पावर को एक्सरसाइज प्रेसिडेंट अपने राष्ट्रपति जी नहीं करते, प्रधानमंत्री करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कागजी कार्रवाई में देखा जाए और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आपके प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर जो आते हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले प्रथम नागरिक भारत के भी कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। पॉइंट 1 है नाम मात्र मुखिया हैं, ठीक है, और रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं, एक मोहर की तरह काम करते हैं, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। रियल जो देखिए ये फिर से आ गया पॉइंट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वास्तविकता में पावर जो है या कोई भी डिसीजन है या कोई भी पॉलिसी जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की वो उनके द्वारा ली जाती है, ठीक है। आर्टिकल 53 आप याद रख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 53 में दी गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 53 आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका हम देखेंगे इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन का देखिए सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखोगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जो लोग आप लोग वोट देते हो, एमपी एमएलए चुनते हो, अपना प्रधानमंत्री चुनते हो, अपना सीएम चुनते हो, आपके क्षेत्र का जो है आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो। वो है डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इलेक्शन सिस्टम में आप देखिए ये 2 मार्कर में आ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए इस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो बॉडी होती है उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें कौन लोग होते हैं? चुने हुए आपके द्वारा पहले से चुने हुए लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। देखिए इनडायरेक्टली, ठीक है, सीधे तौर पे नहीं चुनते। आपने जिन्हें चुन लिया, आपने किन्हें चुना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और आपके क्षेत्र के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, आपने उनको चुन लिया और उनके द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट चुनाव, देखिए डायरेक्ट चुनाव अगर होने लग जाए तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तभी देखिए इसे जो है वास्तविक मुखिया नहीं कहा जाता, नाम मात्र मुखिया कहा जाता है। वास्तविक मुखिया वो होता है जो लोगों के द्वारा चुना जाए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वुड मीन ए ट्रमेंडस लॉस ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होने लग जाए प्रेसिडेंट के तो बहुत सारा हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा धन बर्बाद होगा, हमारी जो है एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किन लोगों के द्वारा? आपके द्वारा पहले से चुने हुए लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आपने किन को चुना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 55 के अंदर जो है ये बता रखा है कि कैसे इनका चुनाव होगा। ये एक आर्टिकल के लिए मैंने सिर्फ स्लाइड डाली है।
कोटा सिस्टम के थ्रू इनका चुनाव होता है। कोटा सिस्टम है, ये इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, कोटा सिस्टम क्या होता है, ये मैं इसके लिए आपके लिए अलग से इसकी स्लाइड बनाऊंगा, इसको समझा दूंगा थोड़ा डिटेल में। देखिए प्रोसीजर क्यों ऐसा डाला गया है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या होता है। देखिए एक फॉर्मूला जो आपके 2 मार्कर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि एक वोट कैसे बनाया जाता है प्रेसिडेंट को बनाने के लिए। देखिए ये एक वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये एक एमएलए की वोट की कीमत होती है। ये आप थोड़ा सा देख लोगे, इसको एज इट इज़ याद कर लोगे। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से स्लाइड बनाऊंगा, सो इसको डिटेल में देख लेंगे। अभी थोड़ा सा इसको ओवरऑल देख लेते हैं, प्रेसिडेंट की क्या क्या वो रहती हैं। क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। भारतीय नागरिक आप होने चाहिए, जो ये एक मैंडेटरी चीज़ है। मतलब आप कहीं के और देश के सिटीजन हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। आप लोकसभा मेंबर बनने की क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी प्रेसिडेंट के लिए भी वही चाहिए, ठीक है। वो इसमें लागू होती हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का। या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई लाभ का ऑफिस, कोई लाभ का आपने, जिससे आपको लाभ होता हो, कहीं से कोई सैलरी मिलती हो, कोई आपका जहाँ से प्रॉफिट आता हो, ऐसा कोई। देखिए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं और कहीं और भी जॉब आपकी कोई चल रही है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। आप अगर ये हाउस की यहाँ स्पेलिंग है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। आप लोकसभा राज्यसभा के अगर मेंबर हैं तो उसको मेंबरशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप मान के चलिए आज जब MP MLA चुने हुए हैं तो वो आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी अगर प्रेसिडेंट बनना है तो, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी कोई जॉब है, कोई अफसर लगे हुए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पद पे, वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। 5 साल की इनकी टर्म होती है। ये 2 मार्कर में आ जाते हैं। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा इलेक्शन के लिए भी आप एलिजिबल रहते हो। ये नहीं हो कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए दोबारा फिर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। इनका ऑफिस कब भंग किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, इसको देख लेते हैं। या तो प्रेसिडेंट खुद लिख के दे दे कि मैं हट रहा हूँ इससे, ठीक है, बाय हैंड रेजिग्नेशन दे दे, बाय रिमूवल ऑफ वायलेशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवहेलना करते पाए जाते हैं, तो इम्पीचमेंट के थ्रू, ये प्रोसेस है, इम्पीचमेंट वर्ड मेन है, इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। इसको महाभियोग भी बोला जाता है, महाभियोग के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है या प्रेसिडेंट खुद लिखित में दे दे। ये 2 मार्कर में आपके इनके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट दे रखी हैं, हमने देख लिया। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होता है, ये हमने देख लिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट विद एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। देखिए कोई भी अदालत में इसे सम्मन नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता, कोई जवाबदेहिता नहीं बनती प्रेसिडेंट की। ये देखिए सारी चीज़ों से ऊपर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़े से आपके महामहिम जो हैं, आपके राष्ट्रपति जो हैं, उनको किसी भी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। इनको कुछ एक पर्सनल और लीगल इम्यूनिटीज़ होती हैं। पर्सनल और लीगल इम्यूनिटीज़ का मतलब इन्हें संरक्षण दिया हुआ है, व्यक्तिगत और कानूनन इनको संरक्षण दिया हुआ है कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो केस है इनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए बहुत सी कंडीशंस होती हैं। किसी कोर्ट में इनको जो है केस फाइल नहीं हो सकता, कोई FIR नहीं हो सकती। इस तरीके की कुछ एक इनके पास कानूनन जो है संरक्षण दिया हुआ है, व्यक्तिगत संरक्षण दिया गया, इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। आर्म्ड विद इनॉर्मस पावर, ये आपको पता ही है।
पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसको एज इट इज़ लिख लोगे आप कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वैधानिक पावर्स हैं, वित्तीय पावर्स हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं और मिसलेनियस हैं हम देखेंगे। देखिए कार्यकारिणी शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और इमरजेंसी पावर्स, ये क्या 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 हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये तो आप एज इट इज़ पेपर में आओगे तो इनको एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, ये पाँचों छः पॉइंट आप लिखोगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। सो ये यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पीछे आपके 2 मार्कर्स निकल सकते हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स की। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स को देख लेते हैं कि कार्यकारिणी शक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। यूनियन के काम, आपके सेंटर के काम जो होते हैं, संघ के जो काम होते हैं, संघ के सारे काम की कार्यकारिणी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। लेकिन प्रेसिडेंट उन पावर्स को डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करता है। प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट के सिर्फ साइन चलते हैं, मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ मोहर चलती है। वो एक रबर स्टैंप की तरह काम करता है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। सो वो अपनी कार्यकारिणी शक्तियाँ किसको दे के रखते हैं, आपके प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रधानमंत्री के जो अन्य मंत्रीगण होते हैं उनकी, आपकी जो है उनकी जो कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री परिषद होता है। सो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियाँ इज इक्वल टू क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और नाम मात्र कार्यकारिणी शक्तियाँ किसके हैं, आपके राष्ट्रपति की। सो हालांकि कहने को यही आएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर सारी राष्ट्रपति के हाथ में है, कहने को यही आएगा। ठीक है। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस की जो है जो सबसे बड़ा जो कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस आपका राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो है, थल जल वायु जो है, इन सभी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास देखिए कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ठीक है, किसी को सजा हो रखी है, फांसी की सजा हो रखी है या उम्र कैद हो रखी है, उनको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो माफ़ कर सकते हैं, उनकी सज़ा को घटा सकते हैं और सज़ा का तरीका बदल सकते हैं। 3 प्रकार की इनके पास शक्तियाँ होती हैं। देखिए सज़ा को बिल्कुल माफ़ कर दिया, पार्डन कर दिया। रिप्रीव, रिस्पाइट का मतलब है, रेमिशन का मतलब है कि सज़ा को कम कर दिया। 30 साल की सज़ा थी तो 10 साल कर दी। और सज़ा का तरीका बदल दिया, ये भी कर सकते हैं कि बहुत कठोर सज़ा दी हुई थी तो सरल सज़ा कर दी, या सरल सज़ा को कठोर सज़ा कर दी, ऐसा कुछ। ठीक है। पावर टू ग्रांट पार्डन्स, माफ़ करने की शक्तियाँ भी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। देखिए टू रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी इंसान को कोई किसी केस में कोई सज़ा हो रखी है तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रेसिडेंट जो है शक्तियाँ रखते हैं, उसे कम्यूट द सेंटेंस एंड पर्सन ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी, किसी जुर्म के दोषी की सज़ा को कम करना, माफ़ करना, सज़ा का तरीका बदलने की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगली पावर्स क्या है इनके पास, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ये करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को लगाना और हटाना इन्हीं के हाथ में होता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर की आपने देखा होगा, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जब शपथ लेते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें शपथ दिलाता है। साथ ही साथ उनके मंत्रियों को भी प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वर्ड लिख लोगे यहाँ पे, मैंने नहीं डाला है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के हाथों होती है। साथ ही साथ जब इन्हें हटाया जाना होता है तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इन्हें हटाया और लगाया जाता है। ठीक, हटाया और लगाया जाता, आप ये वर्ड याद रखोगे। प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ आपके
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो और लोगों को भी लगाते हैं। वो कौन हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं। हाँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या जजेस हैं, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वही काम प्रेसिडेंट करेगा। देखिए मेन काम मैंने पहले भी बताया था प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन सारे काम पेन जो चलता है फाइनली वो प्रेसिडेंट का ही चलता है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट के हाथों में शक्तियां हैं किसको लगाने की? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक पॉइंट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, मुख्य न्यायाधीश जो सबसे सीनियर जज होते हैं। ठीक है, सेकंड अपॉइंटमेंट वो किसकी करते हैं? मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, जो आपके मेंबर्स हैं किसके? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा संघ के जो मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ को भी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया हटाया जाता है। ठीक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट भी बना सकते हैं कि प्रेसिडेंट को लगाते हैं वो, चीफ जस्टिस को लगाते हैं वो, अटॉर्नी जनरल को लगाते हैं वो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को वो लगाते हैं, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, प्रत्येक राज्य के जितने भी गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, और चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जैसे चंडीगढ़ का चीफ कमिश्नर लगाया जाएगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट बोलते हैं इन्हें। ठीक है, नियुक्ति की शक्तियाँ कि प्रेसिडेंट आपके किस किस को नियुक्त करेंगे, तो ये एक एक पॉइंट आप लिख लोगे। अभी देखिए अगली पावर्स क्या है इनके पास? आपके देश को दूसरे देशों के आगे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कोई आपके देश में कोई भी दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले आगे खड़े होकर उन्हें लेने जाते हैं। या कहीं यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाहर जा रहे हैं तो इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरे देश के आगे सेंड्स एंड रिसीव एम्बेसडर्स, राजदूतों को भेजते और रिसीव करते हैं दूसरे देशों के। ठीक है, वार एंड पीस आर डिक्लेयर्ड इन हिज नेम, अगर किसी देश के साथ युद्ध घोषित किया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किया जाएगा, और पीस घोषित किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किया जाएगा। ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जैसे आपकी दमन एंड दीव हैं, आपकी जो है पौंडीचेरी है, और आपकी जो है दिल्ली है, और जो आपकी चंडीगढ़ है, ये सब देखिए इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके राष्ट्रपति। ये गवर्नर्स की बात फिर से आई है, कैन इशू डायरेक्टिव्स टू स्टेट गवर्नर्स इन सर्टेन, गवर्नर्स को कुछ हिदायत दे सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नर्स का हटाया और लगाया जाना प्रेसिडेंट के हाथों में ही होता है। ये एक एक पॉइंट आप इसको अलग अलग लिखते जाओगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी वो किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर हटा सकते हैं। देखिए लगाया तो इन्हीं के द्वारा जाता है। कैन रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, लिखा हुआ है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। फाइनली देखिए जो है दस्तखत जो होते हैं उनको हटाने के या लगाने के वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। कैन रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपके यूपीएससी हैं या हरियाणा के एचपीएससी हैं, हरियाणा सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके हेड ऑफिस आपने देखे होंगे पंचकुला में है, उनके मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेते हैं, वैधानिक शक्तियाँ। कोई भी बिल, देखिए कोई भी कानून अगर पास होगा, कानून की पास की मंजूरी जो है प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही होगी। ये आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखोगे। प्रधानमंत्री ने मिलके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, अपने मंत्री परिषद के साथ पार्लियामेंट में कोई कानून पास कर दिया है, वो कानून पास होने के बाद साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो कानून लागू हो जाता है। ठीक है, सो एक्सेंट टू पास एनी मनी बिल, मनी बिल के साथ साथ एनी लॉ,
तो कानून को मंजूरी भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप जो लिखोगे वो है समन प्रोरोग द, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रोरोग आएगा किसी भी आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, मान के चलिए लोकसभा राज्यसभा को, की मीटिंग को बुला सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे मीटिंग ले सकते हैं किसी भी हाउस की। कैन डिज़ोल्व द लोकसभा, कैन नॉट डिज़ोल्व द राज्यसभा, राज्यसभा का जैसे वो सेकंड हाउस है वो उसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। मेंबर्स को लोकसभा में अपॉइंट और नॉमिनेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको, जैसे 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, वो अपॉइंट कर सकते हैं, 2 मेंबर लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए इसमें से मेन पॉइंट ये है कि किसी भी कानून को मंजूरी देना प्रेसिडेंट के हाथ में है। आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो किसी भी समय मीटिंग ले सकते हैं, किसी भी समय बुला सकते हैं, अधिवेशन को बुला सकते हैं और उनको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन बिल नीड्स प्रायर एक्सेंट टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट, कुछ एक बिल होते हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर, बिल का मतलब यहाँ कानून है, विधायक है, विधेयक, किसी भी विधेयक, कुछ एक प्रकार के विधेयक ऐसे होते हैं जिसको प्रेसिडेंट की सलाह लेकर ही पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। जैसे कि मनी बिल को एक प्रकार का बिल होता है जिसमें पैसे से संबंधित कार्रवाई होती है। सो मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति के साथ ही पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। देखिए विदहोल्ड हिज एसेंट, यहाँ इसका ये मतलब है कि जब कोई बिल पास हो जाता है, कोई विधेयक पास हो जाता है, कोई कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट अपने साइन रोक सकता है, मना कर देगा, या रिटर्न द बिल कि मैं नहीं करता इसे, या दोबारा से भेज देगा कि बिल में ये कमियां हैं, इस कानून में ये कमियां हैं, इसको दोबारा से लेके आइए। देखिए पास करना भी उसके हाथ में है, कानून को रोकना भी उसके हाथ में है, कुछ मॉडिफिकेशंस करवानी है वो भी उसके हाथ में है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। देखिए कोई भी राज्य बनाया जाना है, राज्य की बाउंड्रीज़ को बदला जाना है, किसी उस राज्य के एरिया को बदला जाना है, कि राज्य का जो नाम बदला जाना है, तो स्टेट को परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके राष्ट्रपति जी कि आपका ऐसी चीज़ों में, इतनी बड़ी चीज़ों में उनकी दखलंदाजी होनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को टेक ओवर कर सकते हैं। वो कैसे टेक ओवर कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू, आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जब सरकारें गिर जाती हैं, जब तो गवर्नर रूल लागू हो जाता है। गवर्नर के नाम से प्रेसिडेंट जो हैं राज्य की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स इनकी देख लेते हैं। फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियाँ इनकी क्या हैं? वित्तीय शक्तियाँ देखिए, कोई भी मनी बिल है, मैंने कहा था, या बजट जो है तभी पेश किया जाता है। पैसे के संबंधी कोई भी विधेयक पार्लियामेंट में तब पेश किया जाएगा जब प्रेसिडेंट उसे अपनी मंजूरी दे देंगे। कोई भी टैक्स का घटाया और बढ़ाया जाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ होगा। कोई भी टैक्स का मिटाना, देखिए बढ़ाना और घटाना और अमेंडमेंट और अबोलिशमेंट ऑफ एनी टैक्स का, कोई टैक्स का हटाया जाना भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है, ठीक है। एवरी फाइनेंशियल ईयर कोज टू लेट बिफोर, देखिए इसका ये मतलब है स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड रेसिप्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक साल में आय और व्यय क्या हुआ, ये बजट भी बोलते हैं। बजट जो रखा जाना होता है आपके पार्लियामेंट में वो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ रखा जाना होता है, और बजट जो पास होता है वो तभी पास माना जाता है जब राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देते हैं। बजट का मतलब क्या है? एक वर्ष में आपके देश में कितना व्यय हुआ है, कितना देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ एन ईयर, ठीक है। सो ये इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स रखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बजट को अप्रूवल देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आय और व्यय का ब्यौरा की सहमति तभी होती है को लागू तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति होती है। ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे। मनी बिल मैंने आपको समझा दिया है, टैक्सेस से संबंधित आपने देख लिया है, ठीक है। देखिए एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट वही बात आ गई कि व्यय जो है, जितना भी व्यय आपके देश में लगेगा, जितना भी आपके एक्सपेंडिचर लगेगा, जितने भी खर्चे होंगे आपके देश में, सारे के सारे अप्रूव्ड होने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव होने चाहिए, उनके साइन होने रहते हैं। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल पावर्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बजट की वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, और रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के आगे रखनी होती है। और ये सारी चीज़ों पे देखिए प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट से अप्रूव होके, पार्लियामेंट के सामने डिस्कस होके, पास होके फाइनली आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाती हैं। मतलब आप सिर्फ मोटे शब्दों में आपको अगर समझने की बात है तो आप वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट है, आय व्यय का ब्यौरा है, वार्षिक विवरण है, वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट से पास होना ज़रूरी हो जाता है। और सेकंड जो पॉइंट हमने पीछे किया था मनी बिल, कोई भी मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। जुडिशियल पावर्स देख लेते हैं, न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए बहुत हमने देख लिया, ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्रूव, कैंसल और पोस्टपोन द पनिशमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड और रेस्ट पनिशमेंट को जो है शॉर्ट पीरियड कर सकते हैं, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं उसको, चार के हमने देख लिया। देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसमें जो मेन वर्ड हैं वो है रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रेमिशन। ये तीन वर्ड हैं जो पावर वो एक्सरसाइज करते हैं, इनको आप नोट कर लोगे। ओके किसी भी देखिए अगली पॉइंट्स जो हैं इसके, किसी भी कोर्ट के सामने इनको स्क्रूटनी करने के लिए जवाबदेहिता नहीं होती, कोई बुलाया नहीं जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट यही करते हैं, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इमरजेंसी की पावर्स इनके पास कुछ होती हैं। देखिए राइजिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल एग्रेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फाइनेंशियल। देखिए तीन टाइप की इमरजेंसी आपके संविधान में दी गई हैं कि इमरजेंसी लागू हो गई, कोई बाहर से वॉर की सिचुएशन हो गई है, बाहर से एग्रेशन की सिचुएशन हो गई, या आपके देश के भीतर से ही एग्रेशन या वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो जाना, आपके संवैधानिक ढांचे का टूट जाना अगर हो जाता है तो स्टेट इमरजेंसी भी घोषित कर सकते हैं, जिसमें गवर्नर रूल लागू होता है। गवर्नर रूल इज इक्वल टू स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी राज्य में अराजकता फैली हुई है, उथल पुथल हुई है, वॉयलेंस हो रहा है, वॉर की सिचुएशन आई हुई है, इंटरनल एग्रेशन की सिचुएशन आई हुई है, तो उस अवस्था में भी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। थर्ड की पैसे की कमी की कोई है, फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड कोई मामला ऐसा उठा हुआ है तो तीन फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। जो आप पॉइंट लिखोगे, तीन प्रकार की इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय इमरजेंसी, देखिए नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीन प्रकार की इमरजेंसी हैं जिनको प्रेसिडेंट लागू करते हैं। इनके आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी में आते हैं। और देखिए ये कब लगी थी आपके लास्ट, जैसे हम पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए थे, हमारे चाइना के साथ युद्ध हुए थे अराउंड 1960s के टाइम में, देखिए नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लोगे। ये एक पॉइंट है कि इमरजेंसी कंडीशन में जो रिपोर्ट जो है लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के आगे उसकी रिपोर्ट रखनी होती है। दिस इज़ सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, देखिए नेशनल इमरजेंसी थी आर्टिकल 352, ठीक है। संवैधानिक इमरजेंसी जो है वो है 356, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, आपका संविधान ही टूट गया है। सो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। आपके जैसे हम हरियाणा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी है तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार नहीं रहेगी, रामनाथ कोविंद जी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेंगे और फिर वो गवर्नर्स के द्वारा या अपने अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के द्वारा स्टेट को चलाएंगे। सो ये कुछ एक पॉइंट हैं कि इमरजेंसी जो है अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा 2 महीनों के अंदर, रिमेन्स इन फोर्स। कोई भी इमरजेंसी जो है 6 महीने तक जो है वो सीमित रहती है, फिर उनको जो है एक्सटेंडेड किया जा सकता है 6 महीने के लिए। ये प्रेसिडेंट की ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। कुछ मिसलेनियस पावर्स भी होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखते हैं, वो क्या हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। देखिए इनका हटाया और लगाया जाना भी आपने देखा था प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। ओके, एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। देखिए ट्राइबल एरियाज़ जो हैं आपके जहाँ ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका प्रशासन भी जो है प्रेसिडेंट अपने हाथों से करते हैं। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज रिगार्ड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, इनकी ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग स्पेशल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जवाबदेहिता और जिम्मेदारियां रखते हैं, ठीक है। सो दिस मैन इज़ आवर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, जिनके बारे में आज हमने देखा। देखिए मेन बात इनके लिए देखिए वही हैं, 6-7 पॉइंट बनते हैं। नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया जो हैं और यूनियन हेड ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो। जुडिशियल पावर रखते हैं, फाइनेंशियल पावर रखते हैं, लेजिस्लेटिव